नमस्कार मित्रों। इस एपिसोड में मैं आपको उत्तराखंड के पलायन और इससे जुड़े हुए तथ्यों पर कुछ टिप्स दूंगा, जो कि विशेषकर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक और अनेकानेक तथ्यों पर आधारित है तथा किस प्रकार हम चलते हुए बढ़ते हुए पलायन को उत्तराखंड से रोक सकते हैं और किस प्रकार रिवर्स पलायन को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। इस पर भी मैं आपको विशेष बातें बताऊंगा। अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल ई दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, उत्तराखंड का पलायन सिर्फ उत्तराखंड राज्य के लिए नाशूर नहीं है, बल्कि यह दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले भारत की सुरक्षा पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। चीन से जुड़ा हुआ नेपाल, चीन से जुड़ा हुआ भारत उत्तराखंड की सीमा से बहुत बड़ी अहम भूमिका यहाँ पर आज की तारीख में निभा रहा है। राजनीतिक गलियारों को अगर देखा जाए तो जैसे मैंने कई एपिसोडों में सोशल मीडिया में लिखा भी है और कहा भी है कि आईएसआई के जो स्लीपर सेल, चीन की जो संस्थाएं हैं, जासूसी संस्थाएं हैं, उनके साथ सामंजस्य मिलाकर कोऑर्डिनेशन करके उत्तराखंड को एक भयावह स्थिति की तरफ ले जा रहे हैं, जो कि प्रशासनिक अधिकारियों अथवा सुरक्षा से जुड़ी हुई एजेंसियों और देश के नेताओं को भी भनक नहीं लग रही है। इस पर अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो पलायन अपनी गति अधिक पकड़ेगा और उत्तराखंड, जो कि भारत की दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर सुरक्षा से जुड़े हुए कई सवाल खड़े हो जाएंगे। इसमें क्या होगा कि दो देश या तीन देश इस क्षेत्र को भारत से अलग करने का हमेशा प्रयास करेंगे। यहाँ पर वो तत्व आ जाएंगे जो कि भारत विरोधी हैं। यहाँ पर घुसपैठ होना स्थानीय लोगों के लिए अलग की बात है, क्योंकि संपन्न लोग पलायन कर चुके हैं और जिनके पास जो थोड़ा बहुत पैसा है वे भी पलायन की सोच रहे हैं। रिवर्स पलायन नाम मात्र के लिए हो रहा है। कोरोना काल में थोड़ा बहुत डर के मारे रिवर्स पलायन हुआ था, लेकिन अभी जैसे ही कोरोना ख़त्म हो जाएगा फिर पलायन की स्थिति वही हो जाएगी जो पहले थी। जो राजनेता यहाँ पर जनता से वोट लेकर चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधि का काम करते हैं, आप देख सकते हैं कि उनके भी शहरों में घर हैं, वे भी पलायन कर चुके हैं। व्यापारी वर्ग या ठेकेदारी में लगे हुए लोग अथवा जो नौकरी पेशा वाले हैं, बड़े ओहदे वाले हैं, वो सब अपना पलायन करके उनके व्यापार सब सेट हैं मैदानी इलाकों में, और पहाड़ को एक दूध देने वाली गाय की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि उत्तराखंड के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा एक संकट का विषय बन चुका है। आए दिन अपराधियों की गतिविधियां, जासूसी जो संस्थाएं हैं विदेशियों की, पड़ोसी देशों की, उनकी एक्टिविटीज़ बहुत अधिक रही है। हरिद्वार हो या ऋषिकेश हो अथवा चार धाम यात्रा पर विश्व भर के हिंदू आते हैं। हिंदुओं के भेष में जो कई विदेशी लोग आते हैं, उनका भी एक प्रकार से कह सकते हैं हम कि वेरिफिकेशन वही होता है जो कि बाकी जगहों पर होता है, लेकिन उनका जो यहाँ पर प्रभाव आप देख सकते हैं। मैंने एक एपिसोड में बताया था कि उत्तराखंड में कश्मीर के लोग भी आ चुके हैं और उन्होंने अपना जो है यहाँ पर रेसिडेंस इत्यादि बना दिया है, और कश्मीर के वे लोग आ चुके हैं जो कि जिनके इलाके या जो जिनकी गतिविधियाँ संदिग्ध हैं।
मैं यहाँ पर कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ। तमाम जो एजेंसियाँ हैं उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी एजेंसियाँ हैं वो केंद्र में सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके इशारे पर काम करती हैं, और जो नेशनल सिक्योरिटी है कौंसिल है वो इतनी बारीकी से ध्यान नहीं दे सकती है जितना कि स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि या जो यहाँ पर उत्तराखंड के प्रशासनिक अधिकारी हैं जिस बारीकी से वो ध्यान दे सकते हैं। यह विषय राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वोट बैंक का चक्कर है, और जो नौकरशाही होती है वो जनप्रतिनिधियों से प्रभावित हो सकते हैं। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो। जो जनप्रतिनिधि बोलेगा वही होगा। जनप्रतिनिधि का अपनी भाषा नहीं बोलता है, वोट बैंक की भाषा बोलता है। यहाँ पर भी वोट बैंक का खूब प्रचलन हो रहा है, जो वोट बैंक देश की सुरक्षा पर सेंध लगा रहा है। अब यहाँ पर उठता है कि हम इसको किस प्रकार से रोक सकते हैं। या तो हम जो प्रवासी उत्तराखंड के लोग हैं, संपन्न हैं, उनको प्रोत्साहित करें उत्तराखंड में आने के लिए, लेकिन वे इतने संपन्न हैं कि उनको समुचित सुविधाएं पर्यटन विभाग नहीं दे पाया है। आप देख सकते हो जब कोई बस जाती है, कोई टैक्सी जाती है, तो उनको जो है रास्ते में रुक कर के टॉयलेट ढूंढना पड़ता है या शौचालय ढूंढना पड़ता है। विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए ये एक बहुत दुख दर्द वाली बात है। अगर जो उपलब्ध शौचालय हैं भी, या जो वहाँ पर सुलभ शौचालय इत्यादि हैं, उनकी साफ़ सफाई देखभाल ठीक नहीं है। अगर वो हैं तो सीमित हैं। उस जिस प्रकार से यहाँ पर लोग पर्यटक आएँ या प्रवासी लोग आएँ तो वे रास्ते में उनको ये समस्या हो जाती है। गांव में भी तकरीबन आज स्थिति ठीक है कि हर जिस इलाके में मैं हूँ हर घर में अपने टॉयलेट हैं, खुले में शौच नहीं करते हैं। ये तो प्रभाव पड़ा है। उसके बावजूद भी जो शहर के लोग आते हैं अपने गांव में, अपने पुश्तैनी गांव में, उनके लिए गांव में पंचायत घरों में या जो पंचायत घर खंडर पड़े हुए हैं उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। उनको एक प्रकार का छोटा गेस्ट रूम या एक छोटा रेसिडेंस गांव में हो, ताकि गांव के प्रवासी उसमें रुक सकें और वे अपने ज़मीन इत्यादि पर जो है क्या हो रहा है वो देख सकें। कई लोगों की पीढ़ियां यहाँ पर निकल गई हैं शहरों में, और शहरों में निकलने के बाद जब वो पहाड़ की ओर अपना रुख करते हैं, अपनी मातृभूमि को देखने की कोशिश करते हैं, कि जैसे मैंने आपको एक एपिसोड में बताया था कि उनको अपने खेतों के बारे में पता नहीं है, उनको अपने जो है खाता खतौनी के बारे में पता नहीं है। इसके बारे में भी उनको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। उनके बुज़ुर्गों की ज़मीन है, उनके पूर्वजों की ज़मीन है और उनके खेत हैं, तो इस प्रकार से उनको प्रोत्साहित होना चाहिए अपने बुज़ुर्गों की ज़मीन में अपनी पहचान बचाने के लिए। यहाँ पर अपना रेसिडेंस खुद का बनाएं। अगर वे सक्षम हैं तो ज़रूर उनको अपने गांव में, और या नहीं भी है उनको, अब अगर उनके हिसाब से वे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं अपने पूर्वजों की ज़मीन, उत्तराखंड के मूल के लोग हैं, तो उनको अपना जो प्रशासनिक अधिकारियों से अपनी पहचान करवानी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन करवाना चाहिए, और अपनी मातृभूमि में अपना एक रेसिडेंस ज़रूर बनाना चाहिए। यह एक भयावह स्थिति इसलिए हुई क्योंकि पलायन पर कोई अंकुश लगा नहीं और बेरोज़गारी अधिक रही है। जैसे मैंने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बहुत पिछड़ापन रहा है, तो इसके चलते हुए 5 दशकों से पलायन बहुत अधिक संख्या में हुआ है बड़े शहरों की तरफ। अब जो लोग चले गए हैं वो इसलिए कतराते हैं, उनको 5 दशक पहले का जो सीन यहाँ पर नज़र आता है। आज स्थिति थोड़ा ठीक हुई है, लेकिन जो नई पीढ़ी है उनके लिए उनके हिसाब से उत्तराखंड सरकार को या केंद्र सरकार को इस प्रकार के पर्यटन स्थल बनाने पड़ेंगे, या गांव में जो है होम स्टे इत्यादि की सुविधा देनी पड़ेगी, ताकि वे प्रवासी वहाँ पर रुक सकें और अपने प्रॉपर्टी का जायज़ा ले सकें। यहाँ देखा गया है कई ज़िलों में बाहर के लोग आकर के उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठ गए हैं और
जो यहाँ का मूल निवासी उत्तराखंड था, उत्तराखंड का है, वो खुद जो है रिफ्यूजी बन गया है। तो इस भयावह स्थिति को देखते हुए देश के भी कान खोलने चाहिए, खड़े होने चाहिए और राज्य को भी इस पर बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि यह स्थिति ना आए जिससे कि देश की सुरक्षा पर सेंध लगे। यहाँ पर कोई भी भारत का नागरिक किसी राज्य में रह ले, प्रवास कर ले, प्रवासी बन जाए, फिर वहाँ का स्थायी बन जाए, ये चलते हुए आया। विदेशों में भी, भारत में भी और अनेकानेक देशों में भी ये क्रिया चलती है। पर लेकिन उत्तराखंड में इसकी स्पीड बहुत बड़ी है, इसकी गति बहुत बड़ी है, इस पर अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है और इसका संबंध सीधे सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक जो विषय हैं, नेता जिस प्रकार मैंने बताया, सरकारें आती हैं, नेता बनते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, कुर्सी पाते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर यहाँ से वो भी बाहर शहरों की तरह प्रवास की तरफ, या जो आप कह सकते हैं कि यहाँ से पलायन कर बैठते हैं। अब प्रशासन अधिकारियों की क्या स्थिति होगी, ये आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर भी स्थिति ऐसी ही है और अधिक है। इस एपिसोड में मैं आपको राजनीति से जुड़ा हुआ विषय बताया, समकालीन सामाजिक स्थिति के बारे में मैंने बताया। अगले एपिसोड में मैं यहाँ पर जो समाज से जुड़े हुए पहलुओं पर प्रकाश डालूँगा कि किस प्रकार समाज जो यहाँ के पर्यटन को या यहाँ की सुविधाओं को अच्छा बना सकता है, और समाज यहाँ का नहीं, प्रवासी समाज भी इस पर जोर डाल सकता है। साथ ही साथ यहाँ जो रह रहे हैं उत्तराखंड के लोग, वे भी इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि जब उनके प्रवासी भाई अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना पैसा लगाएंगे, तो उनकी भी इससे उन्नति होगी। मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारे चैनल गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।